नमस्कार। मैं शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। हमारी आपकी मुलाकात इसलिए होती रहती है कि गवर्नमेंट कुछ न कुछ नई चीज़ें बताती रहती है, तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम आपसे कम्युनिकेट कर दूँ। आपसे चीज़ें आपके नॉलेज में रहनी चाहिए। आज हम बात करते हैं, 4 नोटिफिकेशंस आए हैं, 4 नहीं 5 नोटिफिकेशंस आए हैं सेंट्रल टैक्स के जीएसटी में, और एक सर्कुलर आया है। एक सर्कुलर और 5 नोटिफिकेशंस आए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मैं वन बाय वन अभी डिस्कस करूँगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशंस नहीं है जिससे कि कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जिसके काम का है उसके लिए यूज़फुल हो सकता है। उसमें से हम पहले नोटिफिकेशन की चर्चा नहीं करेंगे, पहले हम करते हैं सर्कुलर की चर्चा, क्योंकि एक सर्कुलर की चर्चा करने से हमारा एक नोटिफिकेशन भी ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएगा। सर्कुलर और नोटिफिकेशन नंबर 39/2020, 5 मई 2020 को, आज से 2 दिन पहले इश्यू हुआ था। और उसके अगले दिन 6 मई को एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 138/08 2020 GST. First of all, we are going to discuss about the circular number 138/08/2020 GST. The subject of this circular is clarification in respect of certain challenges. This is the clarificatory in nature. Certain challenges faced by the registered person in implementation of the provision of GST law. तो कुछ ऐसे क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया है टेबल बना के। कुछ इसमें लिखा हुआ है कि हमने सर्कुलर नंबर 136 में /06/2020 में, जो कि अप्रैल में हमने सर्कुलर जारी किया था, और 137/07/2020 जो कि अप्रैल में भी किया था, उसके संबंध में हम कुछ और क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। An account of measure taken to prevent the spread of novel coronavirus COVID-19, post issuance of the said clarification, certain challenges being faced by the taxpayer in adhering to the compliances requirements under various other provisions of the GST Act were brought to the notice of the board and need to be clarified. बोर्ड के पास रिप्रेजेंटेशन गया होगा, उस रिप्रेजेंटेशन के बाद इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। मैं डायरेक्टली क्लैरिफिकेशन पे आता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया। अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 39 नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा था कि अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई है और उस पर इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चल रहा है, मतलब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया है, तो जिस दिन वो अपॉइंट हुआ है उससे 30 डेज के विद इन 30 डेज उसको एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। पुराने जीएसटी को एक तरफ छोड़ दो, नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लो, और उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे सारे रिटर्न फाइलिंग और सारी बाकी चीज़ें जो है वो आपको करना पड़ेगा, मतलब आईआरपी को करना पड़ेगा। तो उसमें क्वेरी आई कि क्या अगर लॉकडाउन पीरियड में किसी तरह से अप्रूवल में या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट जो है, पहला मैं क्लैरिफिकेशन बता रहा हूँ कि जीएसटी डिपार्टमेंट में कोई नहीं है या फिर किसी भी वजह से डिले हो रहा है रजिस्ट्रेशन लेने में,
तो क्या वो 30 डेज जो है वो मैंडेटरी है कि विद इन 30 डेज लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लेगा तो वायलेशन हो जाएगा। तो उसमें क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया कि कोई बात नहीं है, अगर आप विद इन 30 डेज नहीं ले पा रहे हैं अपॉइंटमेंट के, तो आप 30 जून तक ले लीजिए, विद इन 30 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट और 30 ऑफ द जून, विच एवर इज लेटर। तो 30 अगर आप कोई कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी में जाती है और उसका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो आप अपॉइंट होता है तो आपसे 30 डेज, अदरवाइज जून 30 ऑफ द जून तक वो IRP रजिस्ट्रेशन ले सकता है। इसी के क्रम में फिर आया कि ठीक है, दूसरा क्लैरिफिकेशन इन्होंने जो दिया है कि ठीक है, हम क्लैरिफिकेशन चाहिए कि IRP जो है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो ले लेगा और कंप्लाई भी करेगा। रजिस्ट्रेशन ले लेगा तो फिर उसको रिटर्न वगैरह सब कुछ फाइल करना पड़ेगा। तो इसमें क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी था, जो डेटर था, डेटर बोलते हैं उसमें, तो क्या जो कंपनी जिसके ऊपर रेजोल्यूशन की ये कार्यक्रम चल रही है, जो इंसॉल्वेंसी में ये कंपनी आ गई है, उसने जो अपना प्रीवियस GST रजिस्ट्रेशन ले रखा है और इंसॉल्वेंसी में जाने से पहले या IRP के अपॉइंट होने से पहले वो कंपनी अपनी 3B और 1, GSTR 1 और GSTR 3B का रेगुलर फाइलिंग कर रही है, तो क्या उस कंडीशन में भी नए रजिस्ट्रेशन का लेना ज़रूरी है? तो उसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि नॉट रिक्वायर्ड टू टेक अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन दोज केसेस वेयर statements in form number GSTR 1 under section 37 and written in form number 3B, GSTR 3B under section 39 of the CGST Act for all the tax period to the appointment of the IRP/RP have been furnished under the registration of the corporate debtors earlier register। तो अगर वो सब कुछ फाइल है, अप टू डेट है, कोई उसमें डिले नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो IRP में गया है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो कंप्लाई नहीं हो रही होंगी, उनकी सारी कंप्लायंसेस समय से पूरी नहीं हो रही होंगी, तो ऐसे केसेस में तो लेना है। लेकिन अगर उसका सारा GSTR 3B और GSTR 1 समय से फाइल हो रहा है तो ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू टेक अनदर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसी सिलसिले में बढ़ते हुए एक और डाउट था कि वेयर एन अपॉइंटमेंट, दो चीजें, IRP और RP, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो कभी ऐसा होता है कि चेंज हो जाते हैं, पहले कोई और था, ऑब्जेक्शन हुआ, कोई चेंज हो गया, या फिर 1 से 2 हो गए, किसी तरह से चेंज हो गया। रेटिफाई IRP नॉट रेटिफाई एंड द सेपरेट IRP इज अपॉइंटेड। पहला था, दूसरा, पहला चला गया, दूसरा आ गया, किसी वजह से चेंज हो गया। तो क्या उस कंडीशन में जब पहला अपॉइंट हुआ था तो नियम था कि जिस दिन अपॉइंट होगा उसको 30 डेज, विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन जब एक चला गया और दूसरा आया, तो क्या उस दूसरे को भी विद इन 30 डेज he has to be mandatory obtain the registration under GST Act? It means new registration। तो उसमें कहा गया कि नहीं, IRP अपॉइंट हो गया, जो फर्स्ट IRP अपॉइंट हुआ उसने अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया है एज पर नोटिफिकेशन प्रोवाइडेड, तो नया रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। उस रजिस्ट्रेशन में एक ऑप्शन होता है ऑथराइज सिग्नेचरी को चेंज करने का। तो उस फॉर्म में या उस पोर्टल पे जहाँ से ऑथराइज सिग्नेचरी चेंज होते हैं, वहाँ से आप चेंज ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी का अप्लाई करके न्यू ऑथराइज सिग्नेचरी को ऐड कर सकते हैं एज प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी। तो उस केस में नया रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर आप देख रहे हैं
कि इंसॉल्वेंसी में जो चल रही हैं केसेस उनके लिए, जिनके ऊपर ये चल रहा होगा, जिनके ऊपर अप्लीकेबल होगा उनके लिए ये फ्रूटफुल है, अदरवाइज और किसी के लिए नहीं। फिर आया कोविड-19 से संबंधित है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ही सारी कुछ डिले हो रहा है। तो उसमें एक अच्छा, ये सब जो मैंने चर्चा किया है ये पहले नोटिफिकेशन नंबर 39 ऑफ सेंट्रल टैक्स, ये सारी चीज़ें बताई गई थी IRP के रजिस्ट्रेशन वगैरह के बाद। तो यही चीज़ 39 में लिखी गई है, तो उसी 39 में जो लिखी गई है उसी का इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है। तो अब 39 को मैं जब पढ़ूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर क्लैरिफिकेशन मांगा गया है कि नोटिफिकेशन नंबर 40/2017, मतलब शुरू की बात है 2017 की, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन एक मर्चेंट एक्सपोर्टर को कोई चीज़ सप्लाई करता है तो उस पर नॉमिनल रेट से 0.1%, मतलब बहुत ही नॉमिनल चार्ज करके उसको वो गुड्स को सेल कर देगा। लेकिन कंडीशन ये होता है कि जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, हु इज द मर्चेंट एक्सपोर्टर, दैट मर्चेंट एक्सपोर्टर इज मैंडेटरीली हैव टू एक्सपोर्ट दैट गुड्स विद इन 90 days फ्रॉम द परचेज ऑफ दैट गुड। If he is not exporting that good within 90 days, then the violation of the law has been there, and the rate of tax not 0.01% but as applicable as per the notified in the law and notified in the rates. तो कोविड-19 की वजह से सारी कुछ डिले हो रही है, एक्सपोर्ट भी डिले हुआ, सब कुछ हुआ। तो अगर किसी ने से फॉर एग्जांपल मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने एक्सपोर्ट करना है उस चीज़ को, लेकिन मैं डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं करता, एक मीडिएटर है जिसको मर्चेंट एक्सपोर्टर कहते हैं, उसका काम ही है लोगों से सामान को लेना और एक्सपोर्ट कर देना। तो उस मर्चेंट एक्सपोर्टर ने मुझसे सामान जो है वो ले लिया, लेकिन क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाए किसी वजह से। तो क्योंकि 20 मार्च के आसपास सारी जो लॉकडाउन वगैरह की स्थिति थी वो हुआ था, तो उसके संबंध में रिलीफ दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो 90 डेज आप छोड़ दीजिए, दैट 90 डेज शुड नॉट बी काउंटेड इफ, ये पहले नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स में बताया गया था, उसके संबंध में क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। टाइमली फॉर द कंप्लायंस ऑफ द एनी एक्शन टू बी पर्सन व्हिच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड 20 मार्च 2020 29 जून 2020 has been extended 30 of the June 2020। तो इसमें जो है सारी चीज़ें एक्सटेंड हो गई हैं और 30 जून तक। Accordingly, it is clarified that the said requirement of exporting the goods by the merchant exporter within 90 days from the date of issue of the tax invoice by the registered supplier get extended to 30 of the June 2020, provided the completion on such 90 days period falls within 20 of the March 2020 to 29/6/2020। मतलब अगर उसने माल को सेल कर दिया, गुड्स को सेल कर दिया और उसका 90 दिन 20 मार्च से 29/6/2020 के बीच में 90 डेज आ रहा है, तो उस 90 डेज को काउंट नहीं किया जाएगा, ये माना जाएगा कि उसको 30 जून तक एक्सपोर्ट करना है। बस इतनी सी बात है।
एक्सपोर्ट के केस में था, मर्चेंट एक्सपोर्ट के केस में। एक क्लेरिफिकेशन और था कि ITC 04 था कि कोई जॉब वर्क पे हमने सामान दिया है और उसको क्वार्टर खत्म होने के बाद नेक्स्ट कमिंग जो मंथ है 25th ऑफ दैट कमिंग मंथ वो गुड्स जो है वापस आ जाना चाहिए, मतलब क्वार्टर के। से फॉर एग्जांपल जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर खत्म हुआ, तो जनवरी फरवरी मार्च का 25 अप्रैल सक्सीडिंग द क्वार्टर, तो 25 अप्रैल तक ITC 04 फाइल करना पड़ेगा। इसमें भी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है, लगभग सारे डेट जो हैं वो 30 जून हो गए हैं, तो इसमें भी डेट को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। तो ITC 04 जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर का 30 जून तक फाइल किया जा सकता है ITC 04। फिर उसमें कहा गया है, गवर्नमेंट ने नीचे 4th and 5th पॉइंट को कहा गया है कि इसके लिए सुटेबल पब्लिकेशन इन द गजट होगा, और अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो बोर्ड के सामने उस चीज़ को लाया जाए ताकि इस बोर्ड इस चीज़ को दूर कर सके। ये था सर्कुलर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है वो 16-17 मिनट का हो गया है, तो मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में छोटे छोटे नोटिफिकेशंस हैं तो उस नोटिफिकेशंस का अभी चर्चा कर देता हूँ।